और कुछ लिखने पर, कुछ करने पर आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। चलो ठीक है, मैंने तो जलाया, ठीक है, आप क्या ठेस लगी। अचल भाई हमारे यहां पर है, सच्ची रामायण जो बांट रहे थे जो है, 2 दिन के लिए उनको भी जेल में डाल दिया। अब इस देश में अपने समाज के लोगों को किताब देना भी गुनाह हो गया है। ये आप लोग खैर बताएंगे, लेकिन हम बात उस पर आते हैं जो हमारा विषय है। जो सबसे पहले तो इस समाज में जो भी महापुरुष जन्मे हैं, सावित्रीबाई फुले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत रविदास, कबीर, जो एक सीरीज चली आ रही है, उन सभी महापुरुषों के चरणों में डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव का श्रद्धासुमन है। और उसके बाद हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक बहुत ही प्रचलित लाइन है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और उन्होंने हर अपने लेख में सामाजिक न्याय की बात की है। जो है उन्होंने साफ लिखा, मैं बताना चाहूंगा, आज का हिंदुस्तान या भारत 2 भागों में बटा हुआ है, साफ साफ 10 और 90 के बीच में। 10% शोषक और 90% शोषित। लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो आखिर सामाजिक न्याय क्या है? जो है पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए ना, कि बात हम कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, तो पहले ये डिफाइन होना चाहिए कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय है कि सबको समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले, जो कि संविधान में व्यवस्था जो की गई है। लेकिन सबको समान अवसर जो नहीं मिल रहा है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जो है तो सबको समान अवसर मिले, और उसमें अगर कहीं कोई बाधा आती है तो आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, और जो कि संविधान में है भी। जो है लेकिन वो भी आरक्षण आपका खतरे में पड़ा हुआ है, वो भी आरक्षण आपका खतरे में पड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था आपकी समाप्त की जा रही है। और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हमारे मन में बात आती है वो जातिगत जनगणना की बात आती है, कि इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन आखिर जातिगत जनगणना क्या है, और जातिगत जनगणना हम करवा लेंगे तो पाएंगे क्या उससे? जो सबको पता कि वो ओबीसी 65% है, अब बाकी जो और है 10% जो है जनरल कास्ट है, जो है अपर कास्ट है। और ये आज की बात तो है नहीं, 1871 से जातिगत जनगणना हो रही है। 1871 से लेकर के हर 10 साल पे 1931 तक हुई है। लेकिन उसके बाद जो ओबीसी की जनगणना थी वो जो है रोक दी गई, केवल एससी एसटी की जनगणना होती है। और 2018 में जब राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि अगली बार जब 2021 में होगी तो जातिगत जनगणना ओबीसी की भी होगी। 2007 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है पीएम थे जो है, तो उसमें सुषमा स्वराज ने भी यही कहा था जो है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आज जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, जातिगत जनगणना से देश टूट जाएगा। आज जब देश टूट जाएगा तो क्या आप 2007 में देश को तोड़ने का लेक्चर दे रहे थे? आप ही के सांसद थे ना, गोपीनाथ मुंडे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। तो समझने की बात यह है कि जातिगत जनगणना हमने करवाई, उसके आंकड़े भी आए, लेकिन उससे होगा क्या? सबसे पहली बात तो पता चलेगा कि ओबीसी का जो विशेषाधिकार है वो कौन खा रहा है, कितनी संपत्तियां हैं, कितनी जमीन आपके पास है, ये पता चलेगा। और ये एक्सरे नहीं है जो है, ये एमआरआई है।
जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप एमआरआई कराइए। क्यों? क्योंकि एमआरआई से जो रोग का जो जड़ है जो है वो चीज पकड़ में आती है जो है। तो जातिगत जनगणना जो है रोग है, रोग की जड़ है जो है। वहां तक जब पहुंच जाएंगे तो हमारा आपका भला हो सकता है कि हो जाए, जो फिलहाल वो अभी जो है नहीं हो रहा जो है। और हमारा समाज, अब असली बात आती है कि हमारा जो समाज है जो है वो जातिगत जनगणना करवा के करेगा क्या भाई? जिस अधिकार की बात तो करता है, क्या उस लायक वो है भी कि नहीं? हमारा समाज इस लायक है भी कि नहीं? हमारे समाज को बता दिया गया है कि एक धर्म आपका दुश्मन है, वो भी पूरा उसको लेके चल रहा है, लेकिन उसको नहीं जब पता है कि दुश्मन आखिर कौन है जो है। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक किताब है, हम लेकर के आए हैं। अब पढ़ के बताएंगे कि दुश्मन कौन है जो है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 1970 में जनसंघ के खिलाफ एक निबंध जो लिखा था जो है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश को बेचा। ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश को बेचा। और उदाहरण के तौर पे साफ साफ लिखा हुआ है 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ जो सिंध प्रांत पे, तो उसके पास केवल 800 सेना थी, 800 सैनिक थे। और जो सिंध के राजा थे महापाखंडी राजा दाहर, उनके पास 6400 आदमी थे जो है। हारना किसको चाहिए था? मोहम्मद बिन कासिम को जो है। हारा कौन जो है? राजा दाहिर। क्यों? क्योंकि मंदिर के पुजारी ने कहा कि जब लड़ाई होगी तब मंदिर का झंडा गिरा देना जो है, मोहम्मद बिन कासिम से कहा। तो दुश्मन को कौन हुआ भाई? और सोमनाथ का द्वार, सोमनाथ का द्वार जो खोलने वाला जो कौन था जो है? वैष्णव संघ का जो है वो आदमी था, जो ब्राह्मण था जो है। 18 दिन तक लड़ाई चली। जब कब्जा नहीं जो कर पाए जो है, तब ब्राह्मणों ने के द्वार जो खोला जो सोमनाथ का जो है। तो कौन जो दुश्मन है? क्या मुस्लिम हमारा जो दुश्मन है? दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, उनकी भी हत्या जो ब्राह्मणों ने की थी जो है, दूध में कांच घोल करके। तो कौन दुश्मन है? मुगलों के साथ गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का सौदा कौन किया? ठीक है, मारा उसने जो है, लेकिन सौदा करने वाला कौन था जो है? गंगू पंडित। गंगू पंडित उनका जो विश्वसनीय आदमी था जो है, उसी ने बच्चों का पैसे के लिए जो सौदा किया जो है। मुसलमान समाज में कौन कौन जन्मा है भाई? आपको तो पता है ना। अबीर अब्दुल हमीद से लेकर के कौन कौन है? अकबर का सेनापति जो है कौन? अकबर के 9 रत्नों में कौन थे जो है? सारे हिंदू थे जो है। शिवाजी का सेनापति कौन था? जो मुस्लिम था जो है। तो लड़ाई हमेशा सत्ता की रही है जो है। लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान की नहीं रही है जो है। इस देश में लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान की ना रही है और ना आगे रहेगी। और जो भी लड़ाई है वो केवल सत्ता पाने तक की है। और आगे चलिए जो है, जयचंद को तो लोग जानते हैं ना, कहते हैं कि बहुत बड़ा जो गद्दार रहा है जो है जयचंद। लेकिन जयचंद की चिट्ठी लेकर के जो है कौन गया जो है? ब्राह्मण गया था जो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ उदाहरण के साथ है इसमें जो है। और किताब का नाम भी है जगदेव प्रसाद वाङ्मय। तो जब हमारा समाज जो है इन्हीं को मानता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे जो लड़ेगा भाई? अब महिलाएं बैठी हुई है, 2 महिलाएं सामने, वो लड़की है, वो भी कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अरे आप जब उन्हीं पंक्तियों को दोहराएंगे रोज जो है,
कि शिव पुराण के 24वें अध्याय में कि महिला किसके लिए है? महिला की बुद्धि घुटने में होती है, एड़ी में होती है। तो जब महिलाएं उसी चीज को दोहराएंगी अब पढ़ेंगी जो है, तब कैसे उनको अधिकार जो मिलेगा? आप बताइए ना जो है। कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं मिलता। अरे लड़ाई लड़नी हो तो सामने से आके लड़नी चाहिए जो है। जेल और के तो क्रांतिकारी जो है जाते हैं भाई। अचल भाई है तो बैठे हुए हैं, 2 दिन के लिए अभी जो गए थे, किताब जो बांट रहे थे जो है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है जो है। पहले तय करिए, तब उसके बाद जब अपना बात करिए। और ये बात समाज को आपको बताना चाहिए और साफ साफ बताना चाहिए कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, न दलित हमारा दुश्मन है, न यादव दलित का दुश्मन है, न कुर्मी हमारा दुश्मन है, न हम कुर्मी के दुश्मन है। लेकिन ये चीज हमको बताना चाहिए समाज को कि हमारा दुश्मन केवल एक है, हमारा दुश्मन केवल एक है, ब्राह्मणवाद। नेता को छोड़िए आप जो है, नेता आपकी लड़ाई जो लड़ने नहीं आएगा, आपकी लड़ाई से नेता फायदा जो ले लेगा, लेकिन लड़ाई वो लड़ने नहीं आएगा जो है। नेता क्या करता है क्या नहीं करता आप उसकी बात छोड़िए जो है, आप क्या करते हैं जो है। बहन जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या किया, इसको छोड़िए, उन्होंने जो किया। लेकिन जहां तक वो छोड़ के आई है उसके बाद आपने जो क्या किया जो है, कभी आपने सोचा है? आप इस प्रश्न को सोचिए कि आखिर हमको सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा जो है। संचालक महोदय का इशारा आ गया है, तब मैं अपनी बात जो है 2 शेर के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा। और वो शेर है, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुमसे। ये शेर मैंने जेल में पढ़ा था जो है, जेल की दीवार पे जो लिखा हुआ था ये शेर जो है, तो मैं तब से उसको जो याद किया हूं। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।